मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर राज्य से निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर में बड़ा सियासी घटनाक्रम। इस पार्टी के सीनियर नेता ने दिया इस्तीफा, चुनाव लड़ने से भी किया इंकार। जी हां, जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जेकेएपी के वरिष्ठ नेता जुनैद अजीम मट्टू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपनी पार्टी ने जुनैद अजीम मट्टू को जदीबल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था। इसके साथ उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। समर्थकों से बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया गया। जुनैद अजीम मट्टू जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। जानकारी के अनुसार जुनैद अजीम मट्टू ने मंगलवार को रात को ट्वीट यानी एक्स पर एक पोस्ट करके दावा किया है कि यह निर्णय उनके समर्थकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद किया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारी मन से और पूरी विनम्रता के साथ मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से अलग होने के अपने फैसले की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी अब मेरे स्थान पर जदीबल से एक उचित उम्मीदवार खड़ा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। मेरी अपनी मान्यताएं अब पार्टी की विचारधारा के अनुरूप नहीं है और इस स्थिति में मैं अभी भी पार्टी से जुड़े रहना या पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना पूरी तरह से कपटपूर्ण होगा। पिछले 5 दिनों में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के आधार पर मैं ये निर्णय ले रहा हूं। जी हां, वही एक और बड़ी खबर मेरे साथियों, कदम कदम पर देते रहे मोदी सरकार का साथ। नवीन और जगन राज्यों के बाद अब दिल्ली में हो गए बेदम। जी हां, जून में जब लोकसभा चुनाव परिणाम आया तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव में उतरी बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने में कामयाब तो रही, लेकिन वह अपने पूर्ण बहुमत से चूक गई। बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए सहयोगी दलों का समर्थन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि दोनों दल एनडीए घटक दल का हिस्सा जरूर है, लेकिन सरकार किस पर निर्भरता बनी रहेगी। जी हां मेरे साथियों, किसका समर्थन लिया? तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू का। एनडीए सरकार को अब संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से बड़ी राहत मिली, क्योंकि हाल ही में हुई उपचुनाव के बाद वह यहां पर भी बहुमत तक पहुंच गई है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, एक और बड़ी खबर, रात को 1:30 बजे फोन मत करिए, कह दिया तो घमंडी बताने लगे। चुनाव के बाद पहली बार खुलकर बोली स्मृति ईरानी। टीवी की दुनिया से पॉलिटिक्स में ऐसी उतरी कि वो अब वहीं की होकर रह गई। बीजेपी की नेत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर दोबारा से उतरी थी, लेकिन अपनी बेहतरीन कोशिश के बावजूद वो इस सीट से हार गए। चुनाव के नतीजों से स्मृति की हार वाकई चुकाने वाली थी। चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार स्मृति ईरानी ने मीडिया के सामने खुलकर सारी बात की और उन्होंने बताया कि आखिर क्यों अमेठी सीट से उनको हार मिली और क्या है वजह जिसके कारण आज तक स्मृति की सिलेंडर वाले फोटो को कांग्रेस मुद्दा बनाती है और लोग उन्हें घमंडी क्यों बुलाते हैं। दरअसल एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी स्मृति ईरानी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे कांग्रेसी कद्दावर नेता और फॉरेन मिनिस्टर को रात को 1:30 बजे फोन मत करिए कह दिया तो उन्होंने घमंडी बताने लगे। स्मृति ने कहा, भाई साहब आप मुझे रात को 2 बजे फोन मत करिए गुफ्तगू करने के लिए, मैं नहीं करूंगी। बोला कि अरे बड़ी घमंडी हो। आगे बताया कि कैसे विपक्ष के कुछ नेता उन्हें अपने यहां पार्टी पर बुलाते थे तो स्मृति मना कर देती थी। उस बात पर भी उन्हें घमंडी कहा जाता था। बोली स्मृति आप हमारे यहां पार्टी पर आइए, लेकिन मैं पार्टी में नहीं जाती हूं। अरे बड़ी घमंडी हो, जो हमने सुना था आप वैसे है नहीं, ऐसा बोला जाता था। ये सब बताया स्मृति ईरानी ने। जी हां मेरे साथ एक और बड़ी खबर राज्यसभा से निकल कर आ रही है। राज्यसभा में निर्विरोध चुने गए 12 सदस्य, एनडीए ने पार किया बहुमत का आंकड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 11 नए सदस्यों के निर्विरोध चुनाव के बाद राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है। बता दें कि राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, लेकिन 8 मौजूदा रिक्तियों, जिनमें से 4 जम्मू कश्मीर से और 4 नामांकित हैं, के साथ सदन की वर्तमान ताकत 237 है। इस तरह से बहुमत का आंकड़ा 119 हो गया है। एनडीए ने सफलतापूर्वक इस आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीए के पास अब कुल 121 सीटें हैं। वहीं अब राज्यसभा में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद प्रमुख कानून पारित करने से सरकार को आसानी होगी।
इसके अलावा कांग्रेस के एक सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। एनडीए की कुल 121 सदस्य हो गए हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है। बस बहुत हुआ, बंगाल पर राष्ट्रपति भयभीत, ममता बोली दिल्ली भी जलेगी मोदी बाबू। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई कांड के बाद से देश में इसका विरोध हो रहा है। इसके लिए जगह जगह पर प्रदर्शन हो रही है। कल सचिवालय को घेरते हुए बड़ा प्रदर्शन किया गया है। आज पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बंद का आह्वान किया है। इस दौरान कई स्थानों पर झड़प देखने को मिल रही है। इस बीच अब पूरे मामले पर पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान आया है। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर निराशा जताते हुए नाराजगी जाहिर की है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है। इसे लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। बता दें कोलकाता में हुए रेप केस के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हां, सचिवालय को घेरने की कोशिश की गई थी कल। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाना पड़ा था। इतना ही नहीं, हावड़ा ब्रिज को भी बंद किया गया था। इसके बाद आज फिर भाजपा ने बंगाल बंद का आह्वान किया है। इस दौरान कई स्थानों पर झड़पों की खबरें आई हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हुई। आगे कहा, ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है। यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार की खोज कर रहे थे। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं। वहीं बंगाल में हो रहे विरोध को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आया। उन्होंने विरोध को लेकर मोदी सरकार और भाजपा पर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा, इस घटना ने हिलाकर रख दिया है। कई लोग बंगाल को बांग्लादेश समझ रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर भारत में सब जगह आग लगेगी। इसकी आंच दिल्ली तक भी पहुंच जाएगी मोदी बाबूजी। जी हां मेरे साथ एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। सीएम योगी ने बांग्लादेश की मिसाल देकर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, जाने इस पर क्या है जनता की राय। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने कामों को और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। यह नारा उन्होंने बांग्लादेश के हालात को देखते हुए दिया है। उन्होंने कहा कि बटना नहीं है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मकसद है कि जाति में वोट को वापस धर्म के आधार पर जोड़ना है। योगी जी ने जो भी कहा कि जी हां मेरे प्यारे साथियों, और क्या कहा जाने लगा है कि यह वह नारा है जो धर्म के मुकाबले जाति से होती सियासी टक्कर में बीजेपी को पीछे कदम खींचने से रोक सकता है। आज इसे ही लेकर आज इंडिया न्यूज ने अपने प्राइम टाइम शो आंकड़े हमारे फैसला आपका में जनता से कुछ सवाल किया, जिसके जवाब में कुछ इस प्रकार हैं। जी हां, योगी ने बांग्लादेश की मिसाल देकर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। इस पर आपकी राय क्या है? सनातनी हिंदुओं की फिक्र 48%, राष्ट्र को मजबूत करेगा बयान 25%, मजहबी भेदभाव वाला बयान 24%, कह नहीं सकते 3%। ऐसे दोस्तों बहुत जवाब पूछे गए हैं। क्या सीएम योगी के बयान का विपक्ष सियासी फायदे के लिए विरोध कर रहा है? हाँ 77%, नहीं में 21%, कह नहीं सकते में 2%। जी हाँ मेरे साथियों, एक और बड़ी खबर, हरियाणा में सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक रही कुमारी शैलजा को बड़ा झटका। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने लिया यह फैसला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों की ओर से जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम को लेकर नई दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। लेकिन इन सब के बीच बैठक से एक बड़ी खबर सामने आई है। जैसे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रही कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को बड़ा झटका लगा है। जी हां मेरे साथियों, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि हरियाणा में पार्टी के वर्तमान लोकसभा में राज्यसभा सांसद विधानसभा के चुनावी रण में नहीं उतरेंगे।
हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने बैठक के बाद इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि लोकसभा व राज्यसभा सांसद चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके बाद भी यदि किसी को विधानसभा चुनाव लड़ना है तो इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों पर मंथन को लेकर कांग्रेस पार्टी की नई दिल्ली में बैठक चल रही है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक और बड़ी खबर। जी हां, बंगाल में लगी आग तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा, बोली ममता बनर्जी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया पलटवार। पश्चिम बंगाल की राजधानी में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हत्या मामले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। यह मुद्दा अब इतना गर्म हो गया है कि नेता एक दूसरे को धमकाने पर उतर चुके हैं। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि कोलकाता रेप केस को लेकर टीएमसी 21 अगस्त 2024 को राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। बंगाल बंद पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो सब जगह आग लगेगी। उन्होंने कहा कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश पसंद है, वहां के लोग हमारी तरह बात करते हैं। बांग्लादेश और बंगाल की संस्कृति एक है, लेकिन याद रखिएगा बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। मोदी बाबू, आप अपनी पार्टी को कहकर जो आग लगवा रहे हैं, याद रखिएगा अगर बंगाल में आग लगाएंगे तो असम भी चुप नहीं बैठेगा, पूर्वोत्तर राज्य भी नहीं थमेंगे, ना उत्तर प्रदेश, ना बिहार, ना उड़ीसा थमेगा, दिल्ली भी शांत नहीं बैठेगा, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश ही मत करिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मेरे प्यारे साथियों, एक और बड़ी खबर। जी हां, मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। 2019 में चुनाव में सिंधिया को हराने वाले बीजेपी नेता केपी यादव अपने समाज से बोले, चिंता मत करो, टाइगर अभी जिंदा है। मध्य प्रदेश में जब भी कोई नेता चुनाव हारता है तो मंच से कहता है, चिंता मत करो, टाइगर अभी जिंदा है। ये जब शिवराज सिंह 2018 में भाजपा की सरकार नहीं बना पाए तो मंच से कहने लगे, टाइगर अभी जिंदा है। इसके बाद सिंधिया चुनाव हारे तो उन्होंने भी मंच से यही डायलॉग दिया और उसके बाद दोनों की सत्ता में वापसी हो गई। अब यही डायलॉग बीजेपी के पूर्व सांसद केपी यादव ने मन से दोहराया है। अशोकनगर के मुंगावली में आयोजित श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के आयोजन में पूर्व सांसद केपी ने एक जनसभा को संबोधित किया और पहली बार मन से अपना का दर्द बयां करते हुए कहा, कुछ लोग मुझे देखकर कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी आंखों और चेहरों पर उदासी दिखाई दे रही थी। लेकिन चिंता मत करो, बंसी वाले भगवान कृष्ण पर भरोसा रखे, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। पूर्व सांसद की इस डायलॉग को सुनकर मंच पर मौजूद सिंधिया के खास विधायक ब्रजेंद्र सिंह भी हंसने लगे। जी हां मेरे साथियों, एक और बड़ी खबर। अजित पवार ने भरी सभा से मांगी माफी, फडणवीस के निशाने पर शरद पवार। महाराष्ट्र राज्य से निकल कर आ रही बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी वैसे ही चरम पर थी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। विपक्ष इस बात को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है कि राजकोट जिले में लगी प्रतिमा में घटिया सामग्री लगाई गई थी, इसलिए वो 8 महीने भी खड़ी नहीं रह सकी। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राजकोट किले तक विरोध प्रदर्शन किया। अब एनसीपी नेता अजित पवार का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने भरी सभा में पब्लिक से मांगी है, क्या माफी मांगी है। अजित पवार ने कहा, शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं, मैं उनकी मूर्ति गिरने के लिए महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूं, चाहे अधिकारी हो या ठेकेदार। मूर्ति ढहने के लिए जो भी जिम्मेदार, उसके खिलाफ जांच की जाएगी और सजा भी दी जाएगी। जी हां, लगने के 1 साल के भीतर मूर्ति का गिरना चौंकाने वाला है। जो हुआ वो ठीक नहीं है। अजित पवार लातूर जिले के अहमदपुर में आयोजित लड़की बहन संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। अजित पवार ने कहा, शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाते समय क्या भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु जैसे महत्वपूर्ण पहलों पर साइंटिफिक रिसर्च की गई। राज्य सरकार ने मूर्ति बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री की क्वालिटी की जांच की। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं मेरे साथियों, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर, जी हां, महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी।
गुलाम नबी आज़ाद पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। जी हां मेरे साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अर्थात पीडीपी और डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आज़ाद पार्टी अर्थात डीपीएपी को उस समय झटके लगे जब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चुनाव मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। तो दूसरी ओर पीडीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने स्वास्थ्य कारणों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। राजनीतिक पंडितों ने इन दो अध्यक्षों द्वारा दिए गए फैसलों पर हैरानी जरूर प्रकट की है। डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि वह विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। वहीं मेरे साथियों, एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। जी हां, आरएसएस चीफ मोहन भागवत की सिक्योरिटी Z+ से बढ़ाकर ASL प्रोटोकॉल में क्या खास? जी हां, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा प्रोटोकॉल को Z+ से बढ़ा दिया गया है। उन्हें वही सुरक्षा घेरा मिलेगा जो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिला हुआ है। यह सुरक्षा घेरा एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कहा जाता है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। आइए जानते हैं ये मोहन भागवत को क्यों दिया जा रहा है, इसकी क्या खासियत है। मोहन भागवत की सुरक्षा की समीक्षा के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि उनके सुरक्षा के घेरे को और अधिक सख्त किया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने गृह मंत्रालय के सूत्रों से बताया है कि इस फैसले को 2 सप्ताह पहले ही अंतिम रूप दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कथित तौर पर गैर बीजेपी दलों के शासन वाले राज्यों में उनके दौरों के दौरान ढील देखी गई है। कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों सहित कई संगठनों के निशानों पर मोहन भागवत को अब तक Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, जिसमें CISF से अधिकारी और गार्ड शामिल थे, लेकिन अब इसमें ASL लेवल तक किया जा रहा है। सिक्योरिटी का यह बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा है। इसमें हेलीकॉप्टर यात्रा भी केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टर में दी जाती है और तयशुदा प्रोटोकॉल इस पर लागू किया जाता है। नए प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सहित स्थानीय एजेंसियां भागवत की सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगी और सक्रिय भूमिका में रहेंगी। इस रणनीति में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा, सख्त तोड़फोड़ विरोधी उपाय और किसी भी दौरे से पहले समीक्षा और रिहर्सल शामिल है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह सिक्योरिटी उनके लिए अब बढ़ते जा रहे खतरों के बीच दी जा रही है। जी हां, सूत्रों के हवाले से TOI की रिपोर्ट बताती है कि नई सुरक्षा रणनीति में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और खाद्य एवं औषधि प्रशासन और सुरक्षा से जुड़े अन्य विभागों जैसे स्थानीय एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं मेरे साथियों, को और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही। यूपी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने पर भड़के अखिलेश यादव। सीएम योगी से कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश में नाम बदले जाने का सिलसिला एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बन चुका है, जिसके तहत अब योगी सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के सामने आते ही विपक्ष सीएम योगी पर हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर योगी सरकार पर तंज कसा हुआ है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदले और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स के हादसों की रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकल कर आ रही है। हर कैंडिडेट को 90 लाख, अदालत में सीबीआई ने किया ऐसा खुलासा, ताकने लगे केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं हो रही है। सीबीआई ने अदालत के सामने ऐसा दावा किया है कि जिसमें खलबली मच गई है। सीबीआई का कहना है अरविंद केजरीवाल ने गोवा विधानसभा चुनाव में हर कैंडिडेट को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। सीबीआई ने दावा किया कि उसके पास इस बात के सबूत है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें आबकारी नीति से जुड़े ईडी मामले में जमानत मिल गई है, मगर सीबीआई केस में उन्हें अब भी राहत का इंतजार। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत मिल गई। दरअसल सीबीआई ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मंगलवार को दिल्ली की अदालत के समक्ष दावा किया है कि आबकारी घोटाले से अर्जित धन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इच्छा के अनुसार खर्च किया गया है। उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। सीबीआई ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी, जिन्होंने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी।
जी हां मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज की सबसे बड़ी खबरें जो भी कंप्लीट हो गई हैं। अब सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।